अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। NMDCAT का पेपर 2020 जो मुझे मिला है तो उसमें जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे अब। तो लेट्स जंप इनटू इट। उसमें फर्स्ट वन के अल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकेज एंड कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन सिमल्टेनियसली प्रेसिपिटेट वुड बी द मैकेनिज्म। तो वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? अच्छा, क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि वो मैकेनिज्म जिसमें कार्बन और हेलोजन इनका बॉन्ड टूटने को हो और उसी वक्त ही न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बन रहा हो, तो ये स्टेप्स जो होंगे तो ये दोनों एक ही ट्रांजिशन स्टेप में होते हैं और फिर रेट रिएक्शन में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी होगा और अल्काइल हैलाइड का भी होगा। सो दिस इज SN2 mechanism which occurs in one step, so choice B is the correct choice. The next one, secondary alkyl halide is okay. चलें पहले सेकेंडरी कार्बन। ऐसा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ऐसा कार्बन जो 2 अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड हो तो वो कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन। तो अब इसमें ऐसा कार्बन ढूंढें। चॉइस ए में इट इज़ बॉन्डेड टू 1 अल्काइल ग्रुप एंड क्लोरीन। चॉइस बी में बॉन्डेड टू हाइड्रोजन्स नो कार्बन। चॉइस सी में देखोगे तो इट इज़ बॉन्डेड टू 2 alkyl group CH3 and CH3, so choice C is the correct choice. Question है कि alkyl halide on reaction with alcohols form। तो अब ये एक alkyl halide ले लें। This is the alkyl halide and it is reacting with alcohol. This is alcohol, so H from alcohol and halogen from the alkyl halide ये आपस में रिमूव होके HX की शक्ल में निकलेंगे। बाकी जो बचेगा ROR, so we will get an ether upon the condensation between an alkyl halide and alcohol. So ether is in choice B, ROR. अब यहाँ पे देखें अल्कोहल्स के साथ, तो अल्कोहल ऑलरेडी एक दिया है, मीन्स के ये चॉइस तो ख़त्म हो। दूसरा कि CRXOX इस किस्म का कोई कंपाउंड तो मौजूद नहीं है क्योंकि हेलोजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो आप आसानी के साथ समझ सकते हो कि हाँ ये तो नहीं बनेगा। केमिस्ट्री में कुछ थोड़े से बेसिक केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं वो याद हों। RH अब इसलिए नहीं बनेगा कि अल्कोहल हाइड्रोजन इज़ ए पॉजिटिव देगा और यहाँ पे जो हेलोजन होगा वो इज़ ए नेगेटिव निकलेगा। तो H भी पॉजिटिव है, अल्काइल हैलाइड भी पॉजिटिव है, तो इनमें RH बॉन्ड नहीं बनेगा। आयुपेक नेम ऑफ C6H8O एंड CH3 अब कहते हैं कि इसका जो है वो आयुपेक नेम क्या बनेगा। तो पहले गिवन चॉइसेस में देखें कि जो भी पेरेंट चेन होगा उसमें हमारे पास 6 कार्बन होने चाहिए, हेक्सा, साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा एंड साइक्लोहेक्सा हेक्सा। बाकी 2 कार्बन एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे। तो अगर हम फर्स्ट वाला बनाएं 2-methyl 3-hexanone, तो इसका पेरेंट नेम से शुरू करें 1 2 3 4 5 6। 3 पे कीटो ग्रुप है तो 1 2 3 पे ये कीटो ग्रुप हुआ। और फिर कहते हैं कि 2 पे मिथाइल है तो 1 2 ये 2 पे मिथाइल हुआ। अब अगर टोटल कार्बन हम देखें तो वहाँ पे 6 हैं और 2 8 कार्बन हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन बनते हैं। इट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर इसका नहीं है।
2,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। तो 2,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट चेन साइक्लोहेक्सेनोन बना दें। तो वो बन जाएगा दिस वन, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन, और इधर डबल बॉन्ड O, ये साइक्लोहेक्सेनोन बना। अब 2 और 6 पे, तो 1 2, तो 2 पे मिथाइल अटैच्ड, 3 4 5 6 पे मिथाइल अटैच्ड। तो अब इसको अगर हम देखें, सो दिस नेम इज मैचिंग टू दिस स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में अब अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे, सो वी आर गेटिंग 6 कार्बन एंड 2 कार्बन ओवर हियर, तो टोटल इधर आपको 8 कार्बन मिलेंगे। एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन हमने। अब ये जो नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक इट इज़ C6H8, इट्स नॉट 5, इट इज़ H8। अगर ये C6H5 होता तो फिर तो एरोमेटिक रिंग होना चाहिए उसको, लेकिन ये फिर हमारे पास कार्बन 6 और ये 7, तो वो फिर बनता ही नहीं, और फिर उसमें कोई नाम ही नहीं है एरोमेटिक का, तो मीन्स कि इट इज़ दिस स्ट्रक्चर। चलें देखते हैं अगला भी कि वो मैच करता है कि नहीं। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, अब ये कुछ यूँ हो जाएगा कि अगेन साइक्लोहेक्सेनोन बना दें, और डबल बॉन्ड O हुआ, और 3 पे, तो 1 2 3 पे हुआ मिथाइल। अगेन एक कार्बन मिसिंग हो गया है, क्योंकि उधर 8 कार्बन है टोटल, तो ये भी नहीं आ रहा। 4 मिथाइल 3 हेक्सेनोन, 4 मिथाइल 3 हेक्सेनोन, तो यही स्ट्रक्चर देखें, 3 हेक्सेनोन तो हमने बनाया, मिथाइल को इधर से उठा के 4 पे लगा दें, इधर लग जाएगा। ये मिथाइल यहाँ से ख़त्म कर दें, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन बनते हैं, उधर 8 कार्बन है, सो द करेक्ट चॉइस इज चॉइस बी। द नेक्स्ट वन, phenol is also known as, that is carbolic acid, so carbolic acid is choice C। अब देखें सारे मैचिंग हैं, कार्बोलिक एसिड नो, कार्बोनाइलिक एसिड नो, कार्बोलिक एसिड यस, और इधर कार्बोलाइलिक एसिड नो, इट्स नॉट कार्बोलाइलिक एसिड। द नेक्स्ट वन जो है, कह रहे हैं कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यस, फिनोल इज मोर एसिडिक, लेकिन रीजन क्या है? तो कहते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन इन द OH group, delocalization of positive charge on the carbon ring, delocalization of negative charge in the ring, and delocalization of positive charge in the OH group। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, अगर हम फिनोल का स्ट्रक्चर ड्रा करें, दिस इज द फिनोल स्ट्रक्चर, दिस वन, जब ये हाइड्रोजन आयन देगा तो ये बन जाएगा फिनोक्साइड, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का जो रह जाएगा वो सारे रिंग पे डीलोकलाइज होना शुरू कर देता है, तो हमने नेगेटिव चार्ज वाले सेलेक्ट करने होंगे। ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर टूटे तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, फिर इस तरह से ये बॉन्ड इधर टूट के इधर आ जाएगा, इधर टूट के इधर आ जाएगा, सो द नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइजिंग ऑन दी रिंग, और इधर से जो हाइड्रोजन निकला है तो उसको मौका नहीं मिल रहा कि नेगेटिव चार्ज के साथ में कहाँ पे बॉन्ड बना दूं, तो इस वजह से ये बिकम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो नेगेटिव चार्ज वाला C है और नेगेटिव चार्ज वाला A है। अब नेगेटिव चार्ज रिंग पे डीलोकलाइज हो रहा है, तो A में कहता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द OH ग्रुप and delocalization of negative charge in the ring, so in the ring not in OH group। OH group में पहले तो OH ग्रुप ही नहीं है क्योंकि H तो चला गया है, अब जो नेगेटिव चार्ज है तो वो रिंग में डीलोकलाइज होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इनके दरमियान वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और वो डबल बॉन्ड बन के ये फिर ये इस तरह से डीलोकलाइज होता जाएगा। तो ये
था अबाउट द क्वेश्चन 46. Okay, question 47 ki the common name of following aldehyde is, okay, this is aldehyde given to us, so that is CH2 bonded to CH and then CHO, और इधर आ रहा है CH3 and chlorine. तो कॉमन सिस्टम में ये कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो वो कहलाएगा अल्फ़ा कार्बन. अल्फ़ा यहाँ से आपने नहीं शुरू करना, दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप और ये हो जाएगा बीटा. तो ये अल्फ़ा पे मिथाइल आ रहा है, बीटा पे क्लोरो आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली सी पहले लिखा जाएगा. कॉमन सिस्टम में भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, तो ये हो जाएगा बीटा क्लोरो अल्फ़ा मिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड. बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड, that is choice C. Which of the following reagent is used to separate and purify carbonyl and non-carbonyl compounds? तो कार्बोनिल और नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए जो कंपाउंड इस्तेमाल होता है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. ये इसके लिए इस्तेमाल होता है. ये जब भी कार्बोनिल कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना देता है, और बाकी जो नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो उनके साथ रिएक्शन नहीं करते. कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप हो, कार्बोनिल ग्रुप इज़ कार्बन डबल बॉन्ड O और फिर ये, तो ये ग्रुप हो तो वो कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O, तो ये कीटो ग्रुप है. इसी तरह जो है फार्माइल ग्रुप अल्डिहाइड में, तो ये आपको ये मिल जाएगा अल्डिहाइड, तो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है. और सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके जितने भी डिराइवेटिव्स हैं तो वो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं. तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड उसके साथ रिएक्शन करता है इन कार्बोनिल के साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड पैदा करके, और जो नॉन कार्बोनिल हैं वो इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करते. नेक्स्ट जो हमें मिल रहा है दैट इज़ के secondary alcohol is the product of reduction of which carbonyl compound. किस कार्बोनिल कंपाउंड का जब हम रिडक्शन करेंगे तो वो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा. अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल में फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि जिस कार्बन से वो OH अटैच हो जाए तो वो दो अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होगा, तो ये कार्बन कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन, और इस किस्म का जो अल्कोहल बनेगा तो वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल. तो अब आप देखते जाए, अगर हम इसकी रिडक्शन करें तो हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बनेगा. अगर हम इस तरह ये प्रोपेनोन इसकी रिडक्शन करेंगे तो इससे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि ये OH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ख़त्म होके इधर CH आ जाएगा. सो चॉइस C इज़ करेक्ट. तो इससे सेकेंडरी अल्कोहल अल्डिहाइड के कीटोन के रिडक्शन से बनेंगे तो दे विल गिव सेकेंडरी अल्कोहल. और जो उसमें फॉर्मल्डिहाइड है ये प्राइमरी अल्कोहल देता है. तो इस तरह अल्डिहाइड जो है वो बाकी अल्डिहाइड्स जो है अल्कोहल्स देते हैं प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन कीटोन हमें जो देगा वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा अपॉन रिडक्शन. लेकिन कीटोन अपॉन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करते हैं टर्शरी अल्कोहल्स. कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. तो प्रोपेनोइक एसिड है, फ्लोरोइथेनोइक एसिड है, ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड है और नाइट्रोइथेनोइक एसिड है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी में हमने ये पढ़ा कि अगर COOH को अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैकअप करे, यानी ये सपोज करें ये एक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये उसकी एसिडिटी को डिक्रीज करेगा. लाइक दैट ऑफ अल्काइल ग्रुप हुआ, NO2 ग्रुप हुआ, ये सारे जो हैं दीज आर ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. लेकिन दूसरी तरफ जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स हों
तो ये COOH हुआ, और इधर ये कोई ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इस तरह से हाइड्रोजन इजी निकलेगा। तो ये ग्रुप बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें अब फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरोइथेनोइक एसिड है, साथ में दिया है ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, लेकिन इधर जो है वो 3 क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं। तो इस वजह से जो ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा और फ्लोरो इसके मुकाबले में वीक होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा, एसाइल क्लोराइड या एसिड हैलाइड्स, दीज आर डिराइवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डिराइवेटिव होगा तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये है चॉइस बी कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये हुआ CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये हुआ एसिटाइल क्लोराइड, या इधर कोई अल्काइल ग्रुप हो तो फिर एसाइल क्लोराइड कहलाते हैं। इनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे सो वेरी सिंपल इज़ H एंड OH। अब यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वो OH की तरफ टूटेगा, ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ टूट जाएगा। तो इसका जो एरो का हेड है इस एरो के टेल H से मिल जाएगा, और इसका हेड जो है OH तो वो इधर कार्बन के साथ अटैच होके बना जाएगा CH3C डबल बॉन्ड एंड OH। तो ये इस तरह से एसिटिक एसिड बना और यहाँ पे HCl यहाँ से निकल जाएगा। तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव है उसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। The exact reactivity order of carboxylic acid derivative is, तो रिमेंबर उनमें जो एसिड हैलाइड्स हैं या एसाइल हैलाइड्स हैं वो मोर रिएक्टिव हैं देन एनहाइड्राइड्स, मोर रिएक्टिव देन एस्टर्स, एंड एस्टर्स मोर रिएक्टिव देन कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ। तो इसमें आपको मिलेगा चॉइस डी में कि एन एसाइल क्लोराइड मोर रिएक्टिव देन एनहाइड्राइड देन एस्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट जो है कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटीन में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स: सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन्स, और तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के वो केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या बना के देते हैं, और फिजिको मीन के उनका स्टेट जो है लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, वगैरह वगैरह। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे इनको जब हम डिराइव करते हैं तो वो सारे जो क्लासिफाई करते हैं तो ABCD सब पे ये होता है। सो चॉइस इज़ ओवर हियर इज़ ऑल ऑफ द अबव। Based on function, thyroxine can be classified as, okay, अब यहाँ पे देखें thyroxine means that it is from thyroid gland। तो थायराइड ग्लैंड जो हैं वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो इस वजह से ये हार्मोनल प्रोटीन होगा। सो दिस इज चॉइस ए। The next one, L-asparagine enzyme has been used for the treatment of, तो ये ल्यूकोमा के लिए इस्तेमाल होता है और उसमें कैंसर से रिलेटेड डिजीज, सो इट इज़ फॉर ब्लड कैंसर। Next one is potassium, rubidium, cesium react with oxygen to form which type of oxides? अच्छा, तो डाउन द ग्रुप अल्कलाई मेटल्स में सुपर ऑक्साइड वो बना सकते हैं। तो पोटाशियम पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बनाता है, रुबिडियम सिर्फ सुपर ऑक्साइड बनाता है, सीजियम भी सुपर ऑक्साइड बनाता है। सो सुपर ऑक्साइड इज द चॉइस बी। मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड,
तो ये हो जाएगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। लुक एट दिस, मैग्नीशियम हैज़ +2 चार्ज एंड नाइट्रोजन हैज़ -3 चार्ज। तो ये इस तरह से आएंगे, तो यू विल गेट Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3N2 चॉइस बी। Densities of alkali metals are low due to, उनकी डेंसिटी कम है ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, स्मॉलर साइज एंड NS1 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि डेंसिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की बात कही गई है तो नो, वॉल्यूम की बात कहेगी तो लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, क्योंकि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो इस वजह से इनका लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम है तो लो डेंसिटी वो रखेंगे। द नेक्स्ट कहते हैं कि इन थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मैक्सिमम फॉर Mn+2 एंड, यानी Mn+2 के लिए फिर इज मैक्सिमम फॉर Mn+2 एंड दूसरा कौन होगा जिसके लिए मैक्सिमम होगा। तो ज़्यादातर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं दे डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें से जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसमें पैरामैग्नेटिज्म भी ज़्यादा होगा, मैक्सिमम फॉर Mn2 एंड। तो कौन सा, तो जिंक जो है ये जब देखें स्कैंडियम है, वेनेडियम, टाइटेनियम और फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, और यहाँ पे आके आपको मिल जाएगा जिंक। जिंक ये हो जाएगा कि वो 4s2 और 3d10। अगर वो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे अब स्कैंडियम इस पर नहीं दिया गया, एटॉमिक नंबर वेनेडियम का 22 है, ये 23 है और ये 24 है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो वेनेडियम के लिए मैं कर रहा हूँ, दिस इज़ वेनेडियम 4s2 एंड 3d20 हो गए हैं 3d2। अब जब वो वेनेडियम 3+ है तो जब वेनेडियम 3+ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन 4s के लेगा और d में 1 रह जाएगा, तो हो जाएगा 4s0 3d1। फिर टाइटेनियम का कन्फिग्रेशन ये हो जाएगा कि दैट इज़ 4s2 एंड 3d3। अब जब ये टाइटेनियम दिया है 3+, तो 3+ होने से ये क्या होगा कि 4s के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 0 हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन d से निकल जाएगा तो 3d। तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। क्रोमियम की तरफ जाते हैं तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 4s2 एंड 3d4, लेकिन ये उसका करेक्ट नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके हो जाएगा 4s1 एंड 3d5। अब क्रोमियम दिया है कि इसमें 3+ में, तो अगर क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ये हो जाएगा 4s0 एंड 3d हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इधर से 3। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि क्रोमियम का d सबशेल आप बना दोगे इस फॉर्म में तो 1 2 3 4, और इसमें अब इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 2 3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे पैरामैग्नेटिज्म भी बढ़ेगा, तो क्रोमियम के केस में अब ज़्यादा होगा। सो क्रोमियम इज़ द चॉइस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम जो है वो दिया है कि ऑफ क्रोमियम इज़ प्रोटॉन नंबर 24 है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी। तो रिमेंबर, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम की करोगे तो ये हो जाएगा आर्गन, अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक हो जाएगा 4s2 एंड 3d4, लेकिन d जो है 4 उसमें नहीं बचेंगे, बल्कि वो हो जाएगा 4s1
and 3d5. This is the correct electronic configuration of chromium. So 4s1 3d5, that is in choice C. The next one, the transition element which does not show variable valency is, कौन सा transition element है लेकिन variable valency show नहीं करता? So that is zinc. Zinc जो है variable valency show नहीं करता, +2 ही ज़्यादा फॉर्म में होता है. Select the organic compound which belongs to arene family. Arene benzene या aromatic family से ताल्लुक़ रखता हो. तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 नो, ये अल्कीन है. CH3OCH3 ये ईथर है. और CH3NH2 तो ये अमीन है. और C6H6 तो ये बेंजीन है. So this is belonging to the arene family. The type of isomerism existing in a compound of molecular formula C2H6O. तो molecular formula CTH6O में कौन सा isomerism exist करता है? तो देखें, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे. एक तो इसे हम ड्रा कर सकते हैं कि CH3 CH2 एंड OH अल्कोहल ड्रा हुआ. दूसरा इसे हम ड्रा कर सकते हैं CH3 एंड CO और फिर CH3. तो ये दो आइसोमर इससे ड्रा हो सकते हैं. तो मीन्स कि ये आपको देगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है इधर और ये हुआ अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इधर एग्जिस्ट करता है. अब अल्कोहल पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, ठीक, फंक्शनल ग्रुप भी शो करते हैं. इसी तरह जो ईथर है वो मेटामेरिज्म भी शो कर सकते हैं. अल्कोहल चेन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं. लेकिन इसी फार्मूला अब जो शो करेगा तो वो शो कर रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म. अच्छा, रिमेंबर साइक्लो अल्केन भी जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं. बस उसमें ये होना चाहिए कि यही हमें उन्होंने जो साइक्लोप्रोपेन दिया है, तो इधर प्रोपेन के साथ हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, इधर साइक्लोप्रोपेन के साथ हाइड्रोजन्स हैं इस फॉर्म में. अब इन हाइड्रोजन्स को अगर हम अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते जाएं तो हमें मिल जाएगा कि इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है. लेकिन अब फर्स्ट वन देखिए, मिथाइल है, मिथाइल नीचे भी है, ये शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप इसको फ्लिप भी कर दें तो यही दिखाई देगा, दूसरा दिखाई नहीं देगा. लेकिन इधर देखोगे इसमें तो ये अब आपको सिस आइसोमर शो कर रहा है. और अगर इसको मैं अब यूं ड्रा कर दूं इस फॉर्म में कि ये एक मिथाइल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर इस फॉर्म में, और फिर वो मिथाइल ऊपर ही रहने दें और उसका हाइड्रोजन नीचे, तो अब ये उसका हुआ ट्रांस आइसोमर. यहाँ ये शो नहीं करेंगे क्योंकि दोनों HH हैं, शो नहीं हो रहा. ये तो वैसे भी शो नहीं हो रहा. सिर्फ B ऑप्शन जो है वो शो करेगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. जेनरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन इज, अच्छा ये देखें, अल्केन CnH2n+2. अब इनका साइकिल बनाने के लिए हमने 2 हाइड्रोजन रिमूव करने होंगे ताकि जो टर्मिनल कार्बन है वो आपस में अटैच होकर साइकिल बना दे. तो ये 2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा CnH2n. और n मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 कार्बन, यानी 3 कार्बन से कम हो तो साइकिल नहीं बनेगा, 3 कार्बन से ज़्यादा हो तो बनेगा. और ये अल्कीन का भी है, लेकिन कौन से अल्कीन का? मोनोइंस का, जिनमें एक डबल बॉन्ड बनता हो. तो CnH2n इज़ द जेनरिक फार्मूला ऑफ द साइक्लोअल्केन्स. इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज, अच्छा
तो इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, तो देखें बेंजीन की जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो ये हुआ बेंजीन रिंग, और इसका रिएक्शन हम करते हैं ओलियम से, H2S2O7, ठीक, दिस इज ओलियम। ओलियम क्या है? ओलियम इज कंबाइनेशन ऑफ H2SO4 प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो इनको कंबाइन करोगे तो यू विल गेट H2S2O7। तो इनसे इसका रिएक्शन होके बन जाता है दैट इज HSO3, यानी ये इधर बन जाता है। अब अगर आप देखोगे तो बेंजीन पे SO3 का इजाफा हुआ, तो जब SO3 का इजाफा हुआ सो मीन्स के SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। इसी तरह सिमिलर अगर हम क्लोरोबेंजीन करेंगे तो बेंजीन पे क्लोरीन का इजाफा हो जाता है, सो क्लोरीन इज देयर इलेक्ट्रोफाइल। तो इधर अब SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल, जिसका इजाफा होगा वही इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक। H बेंजीन का पहले से उसके साथ एक मौजूद था, वो जस्ट रिप्लेस हो गया, उसकी जो SO3 आया और दूसरा H उसके लगा। मैकेनिज्म जब देखोगे सो SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल, नॉट HSO3। HSO3 इसमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक। यहाँ भी दिया गया है HSO3 नेगेटिव, तो नेगेटिव तो इलेक्ट्रोफाइल होता ही नहीं है। The following has IUPAC name, यानी इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो लुक एट दिस, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन ही हमें बनेगा। तो पेरेंट नेम होना चाहिए पेंटेन, क्योंकि सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। फिर नंबरिंग इस साइड से शुरू करेंगे क्योंकि ये क्राउडेड इंड है या ब्रांच इसके करीब आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 2 2 मिथाइल है, 3 3 मिथाइल है, मीन 4 मिथाइल हैं, तो 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। अच्छा, तो ये चॉइस बी मैच कर रहा है। बाकी मैं चेक कर रहा था कि रिमेंबर जो 2 डिजिट्स हैं उनके दरमियान कामा होगा जितने भी होंगे, और फिर डिजिट और अल्फ़ाबेट के दरमियान ये हाइफन लगेगा, तो फिर ये टेट्रा मिथाइल। तो इस तरह से भी एक ट्रिक आपको मिल सकता है कि लिखा होगा कि 2.2.2.33 और टेट्रा मिथाइल, या इधर हो कि 2 2 3 3 और फिर डॉट टेट्रा मिथाइल, तो ये भी गलत नाम होता। सो करेक्ट नेम इसका चॉइस बी में है। Acetophenone can be formed by the following reaction of benzene। अच्छा, acetophenone जो है when benzene has a branch of acyl group that is CH3 C double bond O और ये, so this is acetophenone। तो कहते हैं कि एसीटोफिनोन किस रिएक्शन में बनेगा? जब बेंजीन को हम रिएक्ट करेंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन आपको याद थे, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो जस्ट एसाइलेशन दिया है, सो चॉइस बी इज करेक्ट। इन अल्केन्स ईच कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन, अल्केन है तो अल्केन में कार्बन जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और जब भी कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बनाएगा तो sp3 हाइब्रिड होगा। अगर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे तो sp2 होगा, और अगर कार्बन दोनों डबल बॉन्ड बनाए या एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए दूसरा सिंगल बॉन्ड बनाए तो फिर sp होगा। तो अल्केन्स में हर कार्बन जो है वो आपको sp3 हाइब्रिड मिलेगा, दैट इज चॉइस ए। क्वेश्चन के when CH3 attached with the benzene ring it makes the ring good electrophile, good nucleophile, resonance hybrid या extraordinary stable।
सी और डी तो यहाँ से चले गए। अब बात है गुड इलेक्ट्रोफाइल की या गुड न्यूक्लियोफाइल की। तो ये बेंजीन रिंग हुआ और इस पे जब CH3 अटैच्ड हो तो टोल्यूइन कहलाता है। अब CH3 जो है इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट मेक्स द बेंजीन रिंग मोर रिएक्टिव। अब रिएक्टिव हुआ लेकिन रिंग को चाहिए क्या? रिंग को चाहिए कोई इलेक्ट्रोफाइल, तो मीन्स द रिंग इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। आज इलेक्ट्रोफाइल द रिंग जो है द रिंग इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, क्योंकि खुद इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सो द रिंग इज न्यूक्लियोफिलिक। रिंग की बात कर रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल की बात करते तो फिर हो जाता कि गुड इलेक्ट्रोफिलिक, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की बात है। अब बेंजीन खुद क्या हो जाता है? बेंजीन रिंग मेक्स द रिंग, लुक एट दिस स्टेटमेंट, तो बेंजीन रिंग बिकम्स मोर या गुड न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। The next one, which of the following reaction has greater Kp than Kc? यानी Kp is greater than Kc. So इसके लिए आपको डेल्टा n याद रखना हो। If delta n is equal to 0, तो Kp will be equal to Kc. If delta n is negative यानी less than 0, तो फिर Kp is less than Kc. And if delta n is positive यानी greater than 0, then Kp is greater than Kc. तो अब डेल्टा n क्या है? डेल्टा n is equal to summation of number of moles of products माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये आप देखते जाएं। तो चॉइस ए में देखें 2 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ, मैं जस्ट इधर डेल्टा एन लिखता हूं। तो चॉइस ए में 2 जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस 1 एंड 2 3, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा आंसर -1। नेक्स्ट में देखें बी में 2 है और -3, तो उसमें भी 2 -3, तो अगेन वी विल गेट -1। अब यहाँ पे जो है 2 3 -2, तो 3 - 2 दैट बिकम्स +1। और जबकि 2 माइनस ये जो एमोनिया के हैं 4 हुए, तो 2 - 4 becomes -2. So where is delta n positive? Delta n is positive in choice C. So choice C reaction या equilibrium has greater Kp than Kc. So this is choice C. The next, the equation N2 plus 3H2 gives ammonia represent. तो ये एमोनिया का कमर्शियल प्रिपरेशन है और उसको कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज द सम एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन। तो रेट कांस्टेंट के इसका यूनिट और रेट का यूनिट कब एक जैसे होगा? तो ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। के से रेट को मालूम, के का यूनिट मालूम करने के लिए या वैल्यू मालूम करने के लिए के इज इक्वल टू रेट ओवर द कंसंट्रेशन पावर n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब अगर जीरो ऑर्डर है तो इधर पावर n की जगह 0 लग जाएगा। सो एनीथिंग हैविंग पावर 0 इज 1। तो मीन के अगर मैं इधर अब ये लिख दूं रेट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन, सपोज ए एक रिएक्टेंट है और उसका पावर 0 है,
तो इसका अब यूनिट क्या होगा, तो रेट का यूनिट है मोलर पर सेकंड, और इधर कंसंट्रेशन जो भी है तो वो 1 हो जाएगा, सो दैट इज 1, सो मीन्स कि वी विल गेट मोलर पर सेकंड फॉर के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मोलर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ रेट एज वेल एज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। बाकी में ऐसा नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप करोगे तो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो उसमें अब ये हो जाएगा कि रेट हो जाएगा मोलर पर सेकंड डिवाइडेड बाय, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो ए का कंसंट्रेशन है मोल या मोलर बस कर दें और पावर 1। तो अब ये हो जाएगा कि ऊपर मोलर नीचे मोलर कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट पर सेकंड इज द यूनिट फॉर ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द नेक्स्ट वन, और इसी तरह बाकी के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। The study of rates of chemical reaction and the factors that affect the rate of chemical reaction is known as, बहुत ही आसान, किसी ने गलत किया होगा तो वेरी सैड फॉर हिम और हर। सो इट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, उसके मैकेनिज्म, उसके फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट है कि फॉर द रिएक्शन, अच्छा वो मिसिंग है, तो दूसरी पेपर में मैंने जब ढूंढा तो वो था कि ए एक गैशियस रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट दे रहा है। तो अब कहते हैं कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए गैशियस रिएक्टेंट डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 फोल्ड्स, सो विच मीन्स इट इज। तो दैट वाज वेरी सिंपल। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट 2 टाइम्स बढ़ेगा, डबल हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। थर्ड ऑर्डर में कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट जो है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। और ज़ीरो ऑर्डर में नो इफेक्ट ऑन द रेट। सो इट इज़ के 4 फोल्ड्स हो जाए, मीन्स 4 टाइम्स हो जाए। सो दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन चॉइस डी। For which of the following order of the reaction, rate of reaction is inversely proportional to the concentration of reaction? अच्छा, पहली बात तो ये कि जितने भी रेट ऑफ रिएक्शन हैं is directly proportional to the concentration। लेकिन कहते हैं कि अब for which of the following order के लिहाज से फिर कौन सा ऑर्डर होगा कि जिसमें रेट जो प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो वेरी सिंपल, दैट इज नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट डबल होगा, यानी बढ़ गया, डायरेक्ट रिलेशन शो किया। सेकंड ऑर्डर में कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट 4 टाइम्स हुआ, ये भी डायरेक्ट रिलेशन शो करेगा। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन डबल करोगे, रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन रेट कम नहीं होगा, ठीक। जबकि ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर जिसमें हम कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट कम होता है या रेट कम करने से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो इस तरह भी कह सकते हो। सो दैट इज ओनली एंड ओनली नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। The thermal energy at constant pressure is called, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम एंथैल्पी ही मेजर करते हैं, सो दैट इज एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी के लिए कांस्टेंट प्रेशर का शर्त नहीं है, हीट कैपेसिटी के लिए शर्त नहीं है, वर्क डन के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन होता है, ठीक। तो इसको एंथैल्पी कहते हैं, थर्मल एनर्जी, दैट इज एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगला है कि बोन हेबर साइकिल इज यूज टू डिटरमिन द लैटिस एनर्जीज ऑफ। तो पहली बात कि लैटिस एनर्जी आयोनिक सॉलिड की होती है, आयोनिक सॉलिड्स। तो आयोनिक सॉलिड्स ही उसके लिए लैटिस एनर्जी, सो चॉइस सी इज करेक्ट। अगले में कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू, तो रिमेंबर 1 कैलोरी
इज इक्वल टू 418 जूल्स। अब वो कह रहे हैं कि 4.18 किलो जूल्स या 4.18 जूल्स या 4 ये इसके बराबर। तो अगर हम इसको फिर तो अब अगर हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पे डिवाइड होगा और 1000 पे डिवाइड होके ये हो जाएगा 4.18 किलो जूल। तो अब 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल, बिल्कुल हमारे साथ मैच कर रहा है। तो चॉइस ए इज करेक्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट के 4.18 जूल नो, वो 418 जूल के बराबर है। उसके बाद 4 भी होता है लेकिन वो नहीं लिखा। एग्जैक्ट वैल्यू है 4184 जूल। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने 0.418 किलो जूल पर मोल, तो कोई अमाउंट हमें नहीं दिया गया ऊपर, जस्ट यूनिट को रिलेट करना है। तो इस वजह से मोल की बात तो नहीं आ रही। अगर मोल की बात आती तो फिर इसको हम किलो जूल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते। तो एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 पावर 23, तो 6 4 24, तो हमारा आंसर 24 समथिंग से शुरू होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। द नेक्स्ट इज कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन पर सल्फेट आयन इज। अच्छा, पर सल्फेट आयन जो है दैट इज S2O8 2 नेगेटिव। अब पर सल्फेट आयन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में आपको ये मिलेगा कि सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस साइड पे भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, इस साइड पे ऑक्सीजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड देन सल्फर बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड देन ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमें पर ऑक्साइड लिंकेज मिल रहा है, दैट इज ओवर हियर, दिस इज पर ऑक्साइड लिंकेज। और पर ऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 हो जाता है। ठीक, ये मेन पॉइंट था इस पर सल्फेट आयन में। बाकी जितने भी ऑक्सीजन हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट वहीं -2 होगा। तो अब अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो लिख दें कि S2O8 इज इक्वल टू -2, क्योंकि ऊपर हमें चार्ज दिखाई दे रहा है। तो 2 सल्फर हैं और 8 ऑक्सीजन हैं, तो 8 में से 2 ऑक्सीजन, अच्छा चले मैं लिख देता हूँ 8 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। फर्दर कर जाते जाएं तो 2s सल्फर हैं, 8 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन जो हैं वो पर ऑक्साइड लिंकेज वाले हैं, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और बाकी 6 ऑक्सीजन जो हैं वो -2 वाले हैं, तो इस तरह से ये -2 हो जाएगा इज इक्वल टू -2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 सल्फर, 2 एकम 2 तो -2 हुआ, और 2 चक्की 12 तो -12 हुआ इज इक्वल टू -2। अब -2 की तरफ ये 2 भी ले चलो, तो ये 2 जब उधर चले जाएंगे यानी -2 और -12, तो उधर चले जाएंगे तो 2 सल्फर इज इक्वल टू -2 पहले से मौजूद था, ये +2 होके आया और ये +12 होके आया। अब यहाँ पे जब इसकी सॉल्यूशन कर जाओगे तो यू विल गेट कि ये -2 इसके साथ कैंसिल हुआ, तो यू विल गेट +12, और इधर जो है 2 सल्फर, इसको 2 पे डिवाइड करो, इसको 2 पे डिवाइड करो, तो यू विल गेट +6। सो द आंसर इज +6। वेयर इज दैट? दिस इज चॉइस बी। पर सल्फेट आयन में बस ये पर ऑक्साइड वाला ट्रिक था, तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। द नेक्स्ट है कि कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज, तो हेलोजन सारे जितने भी हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ठीक, +1 शो कर सकते हैं लेकिन सारे नहीं, -2 में से कोई शो नहीं कर सकता,
ज़ीरो तो वैसे भी शो नहीं होता, वो तो उसका होता है एलिमेंटल फॉर्म में, तो एलिमेंटल फॉर्म में सो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज, तो वो है -1, जो सारे शो कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन के ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस, क्योंकि ऑक्सीडेशन में वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, +2 एंड 3 जाएगा, सो दिस इंक्रीजेस, सो चॉइस बी इज द चॉइस ओवर हियर। Which of the following has the highest value of electronegativity? Wow, what an easy question. Maybe 9th वाले भी कर सके। Highest electronegativity value सारे पीरियोडिक टेबल में तो वो है बाबा फ्लोरीन, ठीक, और अपने ही ग्रुप में भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट के विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज़ मैक्सिमम एस करेक्टर, ठीक, ये ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने उसको यूं अरेंज किया, देखा किसी और पेपर में, तो उसमें अब ये है कि sp3 हाइब्रिड, तो देखें सब में एस परसेंटेज अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एस परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरी दी हुई है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में 25% एस करेक्टर होता है, sp2 में 33.3% बन जाता है, और sp में 50% बन जाता है। अब dsp2 में भी 25% एस करेक्टर होगा, क्यों? क्योंकि sp3 में भी 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 बनेंगे, और इधर भी 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो s का जो करेक्टर होगा 4 हिस्सों में डिवाइड होगा, और इस तरह इधर भी 4 हिस्सों में डिवाइड होगा, सो sp हैज़ द मैक्सिमम s करेक्टर। First ionization energy is maximum for sodium, magnesium, aluminium and potassium. तो सोडियम और पोटाशियम एक ही ग्रुप में है, जबकि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड एक ही पीरियड के मेंबर हैं। डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, तो पोटाशियम तो गया। अब पीरियड में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एज ए होल आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बट हमें कुछ दो जगहों पे एबनॉर्मेलिटी मिलती है, तो वो एबनॉर्मेलिटी ये कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सपोज़ ये मैग्नीशियम की बढ़ जाएगी और एल्यूमिनियम की फिर कम हो जाएगी, तो इन तीनों में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की होती है, सो चॉइस इज़ बी। क्योंकि मैग्नीशियम में जो हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो 3s2 होगा, और एल्यूमिनियम उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3p1। पहली बात तो ये कि s इज़ क्लोज़र टू द न्यूक्लियस, मोर अट्रैक्टेड, तो इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। p इज़ अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, एक ये बात। दूसरी बात, P जो है वो पार्शियली फिल्ड है और S जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो S को दो तरह से स्ट्रेंथ मिल रहा है, इस वजह से इसकी मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम में होगी। द नेक्स्ट वन, द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा जिस चीज़ की भी एफिशिएंसी होती है तो ज़्यादातर वो परसेंट में एक्सप्रेस होती है, तो परसेंट यील्ड हमें एफिशिएंसी देगा। The next one के in a vessel 10 gram nitrogen, 10 gram hydrogen and 10 gram oxygen are present. Which one will have least number of atoms? किस में सबसे कम number of atoms होंगे? अच्छा, एटॉमिसिटी सबकी एक जैसी है, तो अब मोल्स डिसाइड करेंगे कि जिसके मोल्स कम होंगे तो उसमें एटम्स भी कम होंगे। तो नाइट्रोजन के केस में ये कर दो कि नाइट्रोजन में 10 ग्राम डिवाइडेड बाय
28 उसका मोलर मास है। हाइड्रोजन के केस में अब ये हो जाएगा कि 10 डिवाइडेड बाई 2 उसका मोलर मास है, और ऑक्सीजन के केस में ये हो जाएगा कि उधर 10 ग्राम है डिवाइडेड बाई 32 उसका मोलर मास है। तो 10 रुपये हैं 32 लोगों पे तकसीम करो, 10 रुपये हैं 2 लोगों पे तकसीम करो, 10 रुपये हैं 28 लोगों पे तकसीम करो, तो मीन्स के सबसे कम रुपए जो है 10 को जब 32 पे तकसीम करोगे तो इसके होंगे स्मॉल मोल्स। जब स्मॉल मोल्स होंगे तो इसमें लीस्ट एटम्स मौजूद होंगे, सो ऑक्सीजन इज द आंसर के इसमें सबसे कम मोल्स होंगे, है लीस्ट। ठीक, प्रॉपर फार्मूला उसका ये था कि एटम्स फाइंड करने के लिए आप ये कर दो कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड एवोगैड्रोस नंबर एंड मल्टीप्लाइड एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी आप मल्टीप्लाई करोगे, ये फार्मूला सबके लिए एटॉमिसिटी 2 है, बाकी वोगैड्रो नंबर हैज़ इट्स ओन वैल्यू, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास वैल्यूज़ लगाते जाओ तो यू विल गेट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो वो ऑक्सीजन ही उस तरह से भी आपको मिलेगा। द नेक्स्ट है कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन फॉर 9th स्टूडेंट्स। तो एम्पेरिकल फार्मूला 6 कम 6 6 दूनी 12 6 कम 6 तो CH2O, तो CH2O is the empirical formula of glucose. The relationship between quantum number principal and azimuthal quantum number, तो इनमें रिलेशनशिप ये था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी n-1, यानी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो 2 - 1 becomes 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 and 1, 2 नहीं होगी। अगर 3 है तो फिर 3 - 1 becomes जो है वो 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 1 and 2। ठीक, तो L is equal to n-1, तो L is equal to n-1 which is choice C. क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर, और कौन से क्वांटम नंबर प्रिंसिपल दिया है और एजीमुथल दिया है, तो ये हुआ 2p ऑर्बिटल्स। अब 2p ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो पहला कोएफिशिएंट है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो कर रहा है कि 2 है। p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1, तो 2 और 1, सो दीज आर दी। अगर s होता तो फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है। इधर देखें, अगर 0 है तो s सब शेल होगा, 1 है तो p सब शेल होगा, 2 है तो d सब शेल होगा, और इसी तरह 3 अगर सपोज आया तो फिर वो होगा f सब शेल। वो तब आएगा जब ये 4 के बराबर हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब इसमें p है तो p, तो 2 1, तो 2 1 इज द आंसर, चॉइस A। विच पेयर हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन a s ऑर्बिटल। अच्छा, तो पेयर में लिथियम है और साथ में आयरन है, दूसरा जो है सोडियम है और क्रोमियम, इसी तरह पोटाशियम है C में और मैंगनीज है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। अच्छा, अब अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप फर्स्ट ए से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनका तो NS1 कन्फिग्रेशन होता ही है। बाकी ये एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो इसमें अगर आप क्रोमियम, जो मुझे याद है ना, डायरेक्ट क्रोमियम की तरफ चलोगे तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, तो इसका आर्गॉन लग जाएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन में समा गए। आगे है 4s2 आएगा, 4s2 और हो जाएगा 3d4, लेकिन ये उसका स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए ये हो जाएगा 4s1 एंड 3d5। तो इसके जस्ट क्रोमियम के केस में आपको s में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मैंगनीज फिर 25 हो जाता है तो 4s2 हो जाएगा। आयरन 26 है तो उसमें फिर 4s2 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं बचेगा।
जबकि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो 1s2 है, तो s में उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सो वो पेयर जिसमें एक इलेक्ट्रॉन s सब शेल में हो या s ऑर्बिटल में, दैट इज सोडियम एंड क्रोमियम, दैट इज चॉइस बी। Which of the following has the lowest charge to mass ratio? Okay, charge to mass ratio is equal to answer. अगर किसी पे चार्ज ज़्यादा है, अगर सारे मास सबका एक बराबर हो तो फिर चार्ज पे हम फैसला करेंगे, अगर चार्ज बराबर है तो मास पे फैसला करेंगे। तो इस तरह से जिसका मास ज़्यादा होगा चार्ज टू मास रेशो उसका लोवेस्ट आएगा। तो अगर हम सबके लिए देखें तो लिथियम जो है वो +2 है, तो सपोज़ करें कि ये 2 चार्ज है और लिथियम का मास आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 7। फिर उसके बाद हाइड्रोजन है जिसके ऊपर 1 चार्ज है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 उसका एटॉमिक मास। हीलियम जो है उसके ऊपर प्लस चार्ज है 1, तो ये सपोज़ करें 1 डिवाइडेड बाय हीलियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 4, तो ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा। और फिर बेरिलियम के केस में कोई चार्ज उस पर नहीं है, तो 0 और बेरिलियम का मास ऑलमोस्ट 8 समथिंग हो जाएगा या 9, तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट चार्ज टू वैल्यू मांगे कि वो आए, तो बेरिलियम जो है इससे आंसर 0 आएगा। 10 को 4 पे डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, तो तकरीबन 0.2 आएगा हीलियम से। हाइड्रोजन से 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पे 2 को 7 पे डिवाइड करोगे तो 7 या 21, 7 दूनी 14, तो 0.2 समथिंग, और उसके बाद फिर आगे वैल्यू आएगी वो फॉर्म में हमें मिलेगी। 4 दूनी 8 और 2 ये हो जाएगा। अब हीलियम और लिथियम के वैल्यूज़ थोड़े से फर्दर हम लेते हैं। लिथियम के लिए अगर 2 है उसको 7 पे डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगेगा 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो और 7 या 21, तो वो बढ़ जाता है, तो ये हुआ 2 और नीचे ये 0 लगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या आया, 7 दूनी 14, नॉट, सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी, तो ये 14 है, दिस इज 14। और अब यहाँ पे 6 आया, फिर 0 लगा। अब 7 8 56, 7 8 56, तो ये 56 हो जाएगा। और आगे फिर हमें मिल जाएगा इससे 60 से 56 गया तो 4 0 लगा। अच्छा, बस ये 2.28 तक काफ़ी है। हीलियम के केस में क्योंकि दोनों का 0.2 आ रहा है, तो हीलियम के केस में 1 डिवाइडेड बाय 4 है, पॉइंट लगा, तो ये 4 दूनी 8 हुआ, और 4 दूनी 8 तो 2 आया। उसके बाद फिर पॉइंट लगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो मीन्स के लिथियम 0.28 वैल्यू तक जाएगा और ये जो है 0.22 तक जाएगा। अच्छा, तो अब लोवेस्ट हमें हीलियम का मिलेगा, 0.22 है। अच्छा, फिर उसमें हाइड्रोजन है तो वो हमें 1 है, तो वो हीलियम से ज़्यादा हुआ, लिथियम से भी ज़्यादा हुआ। अब यहाँ पे एम्बिग्विटी जो मेरे जहन में आ गई है वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट चार्ज टू मास रेशियो। 0 उन्होंने मेंशन नहीं किया। अगर 0 तो वो तो सबसे लीस्ट है, तो फिर बेरिलियम का आंसर होना चाहिए। और अगर 0 मेंशन हुआ है, 0 मेंशन नहीं हुआ कह रहे हैं, तो फिर 0.22, तो वो हमारे पास हीलियम का बनेगा, तो दैट इज चॉइस सी। तो ये एम्बिग्विटी इस क्वेश्चन में जो मेरे जहन में आ रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अच्छा, नेक्स्ट तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू जर्नल गैस इक्वेशन डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। ओके, तो जर्नल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ये जब डेंसिटी के लिए हम डिराइव करेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू MP डिवाइडेड बाय RT। अब R तो इसमें जर्नल गैस कांस्टेंट है, तो अब डेंसिटी
मोलर मास पे भी डिपेंड करेगा, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा. सो डिपेंड ऑल ऑफ द अबव. The next is the actual volume of gas molecules is considered negligible at following pressure. अच्छा, तो actual volume of molecule is negligible. This was according to kinetic molecular theory. और उसमें फिर जितना प्रेशर लो होगा मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लेजिबल होता जाएगा. लेकिन अगर हम प्रेशर हाई करेंगे तो फिर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. सो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल एट द फॉलोइंग प्रेशर. सो द लोवेस्ट वैल्यू ओवर हियर इज चॉइस ए. The next question, carbon dioxide and sulfur dioxide both are triatomic molecules, ठीक, but heat of vaporization of sulfur dioxide is greater than that of carbon dioxide. अच्छा, जितने भी थर्मोडाइनमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं. तो अगर हीट ऑफ वेपोराइजेशन सल्फर डाइऑक्साइड का ज़्यादा है तो मीन्स के सल्फर डाइऑक्साइड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्गर होंगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर ज्योमेट्री रखता है और इस लीनियर ज्योमेट्री की वजह से ये नॉन पोलर है और इसमें आपको लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मिलेंगे. जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ये बैंड ज्योमेट्री रखता है जिसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन. तो इस वजह से ये अब डायपोल मोमेंट इसका ज़ीरो नहीं होता. तो इसमें डायपोल फोर्सेस मौजूद हैं. तो सल्फर पोलर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर हुआ, या सल्फर में डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं देन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, नो, इस पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिपेंड नहीं करता. ग्रेटर साइज ऑफ SO2 वो भी इसके साथ तो डिपेंड करेगा ये कि सल्फर इज़ पोलर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉन पोलर. सो चॉइस सी इज़ द करेक्ट चॉइस. The next one, which of the following has the lowest vapor pressure at 20 degrees Celsius? अगेन वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है. तो तो लोवेस्ट उसका होगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीक होंगे. तो देखें अगर हम आए डी चॉइस पे तो वाटर का तो सबसे हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. सो दिस इज वाटर ग्रेटर देन, अब ये वाटर का वेपर प्रेशर ग्रेटर देन कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, इनकी बारी है. तो अब और एक जो है डाई इथाइल ईथर है. तो डाई इथाइल ईथर C2H5O एंड C2H5O. क्लोरोफॉर्म जो है वो CHCl3 और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो वो CCl4. अब डाई इथाइल ईथर का मॉलिक्यूलर साइज बहुत बढ़ गया है क्योंकि उसमें अब कार्बन ज़्यादा हैं. तो इस वजह से वाटर के बाद इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हाई होगा. तो यहाँ पे आएगा डाई इथाइल ईथर DEE ग्रेटर देन. अब यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक क्लोरीन के साइज बढ़ने से उसमें लंडन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, लेकिन CHCl3 पोलर है तो उसमें डायपोल फोर्सेस अब वीक हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस साइज इन क्लोरीन. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट रखेगा देन क्लोरोफॉर्म CHCl3. सो द चॉइस ओवर हियर इज CHCl3, that is chloroform, choice B. नेक्स्ट कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड ब्रोमीन मॉलिक्यूल है Br2 के शक्ल में, सल्फर S8 के शक्ल में मॉलिक्यूल है, फास्फोरस
P4 की शक्ल में मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। तो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, अगेन यहाँ पे उन्होंने ये छोड़ा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो सॉलिड बन जाएं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से सॉलिड बन जाएं, या फिर जो है मेटालिक बॉन्ड वो तो मेटालिक सॉलिड हो जाएंगे। इसमें एक जो बचता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से सॉलिड हो जाएं। अब अगर ये कह रहे हैं कि एट रूम टेम्परेचर होना चाहिए कि 8 RTP, क्योंकि RTP पे ब्रोमीन लिक्विड रहेगा, बाकी जो है वो सॉलिड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब तो वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अब ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, सल्फर सॉलिड होता है, और फास्फोरस वो भी सॉलिड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो अब यहाँ पे कि विच इज़ नॉट ए सॉलिड, तो सॉलिड ब्रोमीन भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है। तो इसमें एम्बिग्विटी अब मौजूद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर या एट समथिंग, तो वो मेंशन करना चाहिए, क्योंकि अब ब्रोमीन भी सॉलिड नहीं होता, हालांकि वो मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूल लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से वो सॉलिड बनेगा रूम टेम्परेचर पे। तो फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अब गैस फॉर्म में है। तो अगर हम ये करें कि वो कह रहे हैं कि भाई कौन सा, तो इस वजह से अब इसमें ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ब्रोमीन भी बनता है। सो दिस इज़ अगेन एन एम्बिगुअस क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, एट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर आपने मेंशन करने होंगे। अगर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, ब्रोमीन भी मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है। ठीक, तो इस तरह ये एम्बिग्विटी आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो कि वो क्या कह रहे हैं। द लेटेस्ट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज, अच्छा, एनर्जी ऑफ एफिनिटी नो, बॉन्ड एनर्जी नो, क्रिस्टल एनर्जी नो, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, लेटेस्ट एनर्जी एक आयोनिक आयन्स जो हैं, सोडियम गैशियस आयन और क्लोराइड गैशियस आयन, ये जब आपस में मिलते हैं तो इनमें आयोनिक बॉन्ड बन के NaCl हो जाएगा और साथ में एनर्जी रिलीज करेंगे। तो आयोनिक सॉलिड के लिए जो लेटेस्ट एनर्जी है तो वो बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी भी उसको कह सकते हो। बॉन्ड एनर्जी भी अगर हम एक स्टैंडर्ड स्टेट पे एक सॉलिड को, लिक्विड को, जो भी हो, उसमें बॉन्ड तोड़ें ताकि वो गैशियस बन जाएं, तो वो बॉन्ड एनर्जी होती है। और क्रिस्टल एनर्जी, ये तो कोई एनर्जी मौजूद ही नहीं है कि क्रिस्टल एनर्जी क्या है, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वगैरह होता है, बट क्रिस्टल एनर्जी, सो मेरे ख्याल में ये बी है, बॉन्ड एनर्जी फॉर आयोनिक सॉलिड्स। अच्छा, अगला दिया है कि फॉर ए गैशियस फेज रिएक्शन व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो अगेन रिपीटेड ए क्वेश्चन, उस तरह तो रिपीट कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। तो जब इस तरह का कोई रिएक्शन हो कि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इक्वल हों, तो उनकी ये होगी कि Kp की वैल्यू विल बी इक्वल टू Kc। So Kp is equal to Kc. The value of Kp and Kc are different. The value of Kp greater than Kc, the value of Kp greater, the value of Kp and Kc are the same. So this is choice D. Purification of table salt NaCl by passing HCl gas through its saturated gaseous solution is an example of, aqueous solution is an example of। तो ये सोडियम क्लोराइड है, पानी में आयोनाइज होके ये सोडियम आयन बना चुका है, साथ में क्लोराइड आयन बना चुका है।
और फिर उसी पानी में हमने HCl को भी डाला तो वो हाइड्रोजन आयन बना देगा और क्लोराइड आयन बना देगा. सो वी आर गेटिंग ए कॉमन आयन इन द सॉल्यूशन. सो इट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट, दैट इज़ चॉइस सी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अबाउट दिस टेस्ट जिसके लिए स्टूडेंट काफ़ी इंतज़ार कर चुके थे और अब आप इस टेस्ट को करते जाएं. अपनी गलतियां आप नोट कर सकते हो और जो बंदा अपनी गलती नोट करेगा तो वो दोबारा वो गलती नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो नोट नहीं करेगा तो वो तो करता जाएगा फिर. तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.